देखो, मैं ये जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये 10 लर्निंग्स मैं बताने वाला हूँ। मैं पिछले बहुत सालों से 2011 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग में हूँ। आई हैव बीन इन प्रोफेशन ऑल्सो, सीए का प्रोफेशन में भी आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ रेगुलर इन्वेस्टर। तो इन सालों में मैंने कोविड वाला क्रैश भी देखा है, फिर वहाँ से रिकवरी भी देखी है। म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने 1000 2000 पर मंथ करके मैंने एसआईपी स्टार्ट करी थी 2000 बैक इन 2011-12। फिर वो कैसे वहाँ से एक जर्नी मेरी बनी। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है ना, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मैंने पीसी ज्वेलर में भी पैसे गवाए एक टाइम पर, मैंने येस बैंक में भी एक टाइम पर पैसे गवाए। तो क्या होता है, यू एज यू कीप ग्रोइंग यू कीप लर्निंग। तो इन सारे बहुत सारे लेसन हैं। मैंने एस की मैं बात करूँ तो 30 रुपये में लेके कितने हाई का मैंने रेट्स अभी देखा है। आई एम वेरी बुलिश अबाउट द स्टॉक। आपको पता ही होगा, इफ यू रेगुलरली फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि एस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। ठीक है, IRFC वैसे ही 20-22 रुपये वाले रेंज में हमने पिकअप करी थी और उसके बाद काफ़ी ऊपर जाके हमने बेची। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स है, कुछ गलतियां हैं जिनसे सीखने को हमें मेरे को मिला है बहुत कुछ, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो लाइक आप जीत से भी सीख सकते हो और आप हार से भी सीख सकते हो, और इन्वेस्टिंग में तो ऐसा ही है बेसिकली। तो अपने स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे आपको देखो, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मैं वॉरेन बफे सर को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं रामदेव अग्रवाल सर को फॉलो करता हूँ। तो क्या है, मैं नीलेश शाह सर को बहुत फॉलो करता हूँ, बिकॉज इनका जो एक विजन है, इनका जो एक माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट अगर आप इनकलकेट कर लोगे ना, तो देन यू कैन नेवर लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट्स एंड यू विल एक्चुअली एंड अप मेकिंग वेल्थ। ठीक है, तो अब वेल्थ बनाना है अपने को, वेल्थ बनाना है अपने को। जैसे कि कल के सेशन में जब हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे थे, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव था, वेदर यू वांट टू ट्रीट इट एज एन इनकम और यू वांट टू गेट इट कंपाउंडेड टू बिकम वेल्दी। ठीक है, तो वो बट यहाँ हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, दैट वी वांट टू एंड अप वेरी 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 वेल्दी इन आवर लाइफ। तो अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। इन्वेस्ट इन बिजनेसेस एंड नॉट इन स्टॉक्स। ठीक है, मतलब जैसे देखो, ये क्या होता है, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, बट इसको यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सब लोग, आप मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो मैं सेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेक्टर फर्स्ट। आपको धंधे की समझ नहीं होगी ना जब तक, तब तक आपको कोई मतलब यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि इनकम कैसे हो रही है, क्या खतरे हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द मोट ऑफ द कंपनी। मोट के बारे में आगे बात करेंगे कि मोट क्या होता है। तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू नीड टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। ठीक है, हाँ वो वैल्यूएशन का वो सारा चीज आएगा, एंड हम लोग स्टॉक्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। बट यू मतलब फॉर सिलेक्टिंग अ स्टॉक, द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं उस कंपनी में स्टॉक खरीद रहा हूँ, मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई लाइक आई एम वेरी बुलिश ऑन इन दी ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो मैं ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को दिख रहा है कि कैसे कमाई हो रही है, व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखो तो डेटा सेंटर, जो अपने अनंत राज के बारे में भी डिस्कशन करे थे, उसमें क्या है कि डेटा सेंटर का बिजनेस मॉडल क्या है कि वो लोग डेटा सेंटर बना लेते हैं, फिर उसको रेंट में देते हैं और वहां से रेंटल इनकम आती है। तो क्या मैं ऐसा एक बिजनेस करना चाहूंगा जिसमें मेरे को रेंटल इनकम रेगुलर मिल रही है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और उसको मेंटेन करना है, राइट। सो इस तरह से इन चीजों को सोचना होता है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस एंड नॉट इन स्टॉक्स। इन्वेस्ट इन बिजनेसेस एंड नॉट इन स्टॉक्स। ठीक है, मतलब जैसे देखो, ये क्या होता है, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, बट इसको यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सब लोग, आप मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो मैं सेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेक्टर फर्स्ट। आपको बिल्डिंग अहेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। आपने मेरी न्यूमरस वीडियोस में देखा होगा कि मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है कि एक तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एंड देन एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज खरीदे और 3 दिन बाद वो 2 दिन 20-20% बढ़ गया तो हम बेच लिए, फिर कि नीचे आएगा तो खरीदेंगे, नहीं। लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाना है कि ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है कि वो बहुत साल चले, राइट। बहुत साल चले इन द सेंस कि जो बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे BSC है, NSC है, IEX है। तो ये सारी कंपनीज क्या है, ये कुछ इनका एक्चुअल में देखोगे तो खुद का कोई बिजनेस नहीं है, दे आर अ प्लेटफॉर्म। लोग आते हैं, कंपनीज आती है NSC में और BSC में अपने आप को लिस्ट करवाती है, और पब्लिक आती है और इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे इसकी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। तो इनको क्या मिलता है, BSC और NSC को क्या मिलता है, BSC और NSC को उनकी कमीशन मिलती है, उनकी चार्जेस मिलते हैं, राइट। अब बट इसके बदले में क्या NSC कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है? नहीं, NSC कुछ खरीद बेच नहीं रहे, जस्ट अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो इसमें इनको क्या करना है, इनकी ये इनकम्स आती जाएगी, बट इनको मेंटेन करना है। तो इनका जो कॉस्ट है दैट इज मोर फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, बट क्या है, अब जैसे जैसे ये अपनी स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ
मनी सेविंग्स जब बढ़ता चला जाएगा तो इस टाइप की स्टॉक्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सिमिलरली आईईएक्स में पावर कंजम्पशन, ये पावर का एक्सचेंज है, यहाँ पे कंपनीज पावर सेल और बाय कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी टाइप ऑफ कोई कंपनी या ऐसी कंपनी लाइक जस्ट आप रिलायंस देख लो, रिलायंस कैसे अपने आप को पूरा इट स्टार्टेड जस्ट एज अ ट्रेडिंग कंपनी, फिर उसके बाद वो लोग पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चर करना शुरू किए, फिर वो लोग पेट्रोकेमिकल्स में आ गए, फिर अभी कम्युनिकेशंस में आ गए, रिटेल में आ गए। तो क्या है, धीरे धीरे दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म हॉराइजन में जब आप करते हो तो आपका वेल्थ इसमें जनरेट होता है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि विप्रो में अगर 1960 में या 1970 में किसी ने 10,000 लगाए होंगे तो आज 200 करोड़ होंगे, 600 करोड़ होंगे, ऐसा। तो ये दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन, बट क्या होता है कि आपको शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा एक्सेप्ट द प्रमोटर्स, ठीक है। क्या होता है, या तो लोगों को डबल हो गया तो बेच दो, 4 गुना हो गया तो बेच दो, बहुत भाग गया बेच दो, कोई एक छोटी सी खराब न्यूज आई बेच दो। तो इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रखो कि भाई मेरे को 30 साल वेट करना है, ठीक है। तो द टाइम टेकन फॉर सिलेक्शन ऑफ द कंपनी शुड ऑल्सो बी मच मोर, जो जनरली अपने करते हैं। दिस अवॉइड लेवरेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाजार से रुपया लेके काम नहीं करना है। आपके पास कम है, आप कम करो। आपकी सैलरी है, से फॉर एग्जाम्पल आप 2,000 रुपये 5,000 रुपये महीना सेव कर पाते हो, ठीक है। तो आप 5,000 की एसआईपी से स्टार्ट करो, या 5,000 की मंथली कोई एक स्टॉक आपने सिलेक्ट कर लिया, आप 5,000 की वो स्टॉक हर महीने लेते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ जैसे ही आप लेवरेज लेते हो ना, तो उसके साथ बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, क्योंकि आपको डेट को सर्विस भी करना है। आपको अगर आप कहीं से लेवरेज लेके कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है, आपने प्रिंसिपल का पेमेंट भी करना है। तो आप पूरा अगर लेवरेज में ही चले जाओगे तो अल्टीमेटली आप सेव क्या करोगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि इफ यू आर यंग, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, अभी से लेके आने वाले 5 साल तक टारगेट बना लो, मेरे को इतने रुपए हर महीने मेरी सैलरी में से सेव करने हैं या मेरी इनकम में से सेव करने हैं, और उससे जो मेरा 5 साल बाद एक कैपिटल बनेगा, उस कैपिटल को मैं और आगे डिसाइड करूंगा कि वेदर आई वांट टू कैरी ऑन विद दैट और आई वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर। कि लाइक अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे तो अब 5 साल में म्यूचुअल फंड में पैसे जमा हो गए, अब वो एसआईपी चालू है, बट जो लमसम जमा हुआ वो निकाल के उसको इक्विटीज में, बिकॉज 5 साल में मैंने पढ़ लिया, सीख लिया, रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे कंपनी सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें सीख ली। तो मेरे को बिना लेवरेज लिए ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है काम करना, ठीक है। अच्छा, लेवरेजिंग में एक चीज और होता है, नॉट ओनली लोन बट एफएनओ का भी काम करना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी करना। इट्स वेरी वेरी रिस्की और वो बहुत शॉर्ट टर्म वो होता है। तो हमारे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, सेकंड लर्निंग था कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें वैसे भी फुलफिल नहीं करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसीलिए नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट बिलीव मी, आई हैव नेवर डन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन माय लाइफ, ठीक है। मेरे को समझ भी नहीं आता और मेरे को समझना भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये पैसे गंवाने की मशीन है, बिकॉज बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, नी जर्क में बहुत सारी चीजें हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक मोट्स, ये समझो। देखो हर कंपनी का एक, व्हाट इज अ मोट, मोट इज मतलब एक ऐसा स्पेशलाइजेशन जो सिर्फ उस कंपनी के पास ही है और किसी और के पास नहीं है, या बहुत कम कंपनीज के पास है, या उस चीज में एंट्री बैरियर्स है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एनएससी बीएससी, ठीक है, ये 2 कंपनीज है। अब एनएससी और बीएससी ऑलरेडी हैं, इतने पुराने, इतने साल से ये लोग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब अगर कोई दूसरा एक और नया स्टॉक एक्सचेंज आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम शायद एनएससी और बीएससी के बाद कोई थर्ड प्लेयर ही नहीं होगा इस मार्केट में फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, ठीक है। तो यही 2 राजा, अब जो भी धंधा बढ़ेगा वो इन दोनों में ही बढ़ेगा, जो भी रेशियो इन दोनों का, राइट। सो दैट इज एन इकोनॉमिक मोट फॉर दैट थिंग, ठीक है। अभी सिमिलरली अपने अगर एग्जांपल ले रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो का भी क्या है, जब वो अपना इतना सस्ता इंटरनेट और फ्री इंटरनेट लेकर आया, इतने दिन तक उन्होंने फ्री में सारा चीज दिया, तो उससे उन्होंने एक इकोनॉमिक मोट बना लिया अपना कि कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। वर्ल्ड लेवल की कंपनी आइडिया वो पूरी डूब गई इसके चक्कर में। भारतीय एयरटेल को काफी यूजर्स का लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये इकोनॉमिक मोट होना चाहिए उस कंपनी में। अब ये नहीं है कि हर टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दैट। अगर हर आदमी वो चीज कर सकता है तो फिर वो चीज कोई भी कर सकता है, तो फिर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा हमेशा, इसीलिए, राइट। तो कंपटीशन जहां पे कंपनी कंपटीशन के ऊपर खुद को उठा के रख सके, ऐसा कोई एक फीचर होना चाहिए कंपनी के अंदर। चलते हैं इकोनॉमिक मोट्स, ये समझो। देखो हर कंपनी का एक, व्हाट इज अ मोट, मोट इज मतलब एक ऐसा स्पेशलाइजेशन जो सिर्फ उस कंपनी के पास ही है और किसी और के पास नहीं है, या बहुत कम कंपनीज के पास है, या उस चीज में एंट्री बैरियर्स है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एनएससीबीएस, देन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट। देखो ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट टाटास, ठीक है। टाटास में क्या होता है कि उनका आपको पता है कि वो लोग ट्रस्टवर्दी तो है, राइट।
गलतियां सबसे हो सकती है, बट अगर एक ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट है तो आपको पता है कि आप जहाँ पे अपने पैसे डाल रहे हो वो पैसे सेफ है और वो कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे, और वो एक ग्रोथ माइंडसेट है, या जो एक ग्रुप का रूल होता है, आई मीन जो जो एक ग्रुप का एक स्टाइल ऑफ बिजनेस होता है, लाइक द रिलायंस ग्रुप है, वो लोग क्या अभी पूरे एक्सपेंशनिज्म में चल रहे हैं, इधर भी बिजनेस है, ये भी है, अभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, अभी रिलायंस रिटेल में बहुत बड़ा काम चल रहा है, जियो में उन्होंने इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी काम किया। तो क्या मैनेजमेंट एक तो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए एंड ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज में, आई कैन नॉट टेक द नेम्स, बट कैलेंडर वाली जो कंपनीज हैं वो आपने देखा ही होगा, जिनकी फोटो शूट्स होकर कैलेंडर्स आते थे, बट मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी नहीं थी तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ बहुत गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ नो बैंक ऑल्सो यू कैन से कि वहाँ पे भी यही हुआ ना, इतने लाइक इतना बढ़िया बैंक चल रहा था, सारी चीज़ें थी, बट मैनेजमेंट सही नहीं थी, तो वहाँ पे फ्रॉड्स और वो बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या हुआ, शेयर होल्डर की वेल्थ गई। ठीक है, सो ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट, ट्रस्ट वर्दी होना बहुत जरूरी है, और किसी भी मैनेजमेंट में अगर एक भी पॉइंट दाग लग गया है तो जस्ट इग्नोर दैट कंपनी। बी वैरी ऑफ मार्केट यूफोरिया। ठीक है, बोलने का मतलब है कि मार्केट भाग रही है तो भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, तो फोमो में नहीं आना है। इन शॉर्ट, फोमो में नहीं आना है। मार्केट अगर बहुत भाग रही है ना और लग रहा है ना कि अरे यार ये शेयर मिस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स है, कोई भी ट्रेन और स्टॉक्स और बस एक छूट जाए दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत बार होता है कि छूटी हुई भी वापस नीचे आती है मिलने के लिए। ठीक है, सो मार्केट यूफोरिया से बच के, जो अभी बहुत सारे लोगों को है, ऑल्दो अभी मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट यूफोरिया वाली सिचुएशन आई है, बट यस अ लॉट ऑफ न्यूअर इन्वेस्टर्स आर इन मार्केट यूफोरिया कि भाई यहाँ में तो बहुत पैसा बन रहा है। लॉन्ग टर्म में 15% अगर आप कमाते हो ऑन अ CAGR बेसिस ओवर से 20-25 ईयर्स, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। बट अभी लोग बोलते हैं कि हर साल में अगर पैसा डबल नहीं हुआ तो कुछ कमाया ही नहीं, राइट? सो दैट इज मार्केट यूफोरिया। ऐसी बेवकूफियों से दूर रहना है। बी वैरी ऑफ मार्केट यूफोरिया। ठीक है, बोलने का मतलब है कि मार्केट भाग रही है तो भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, तो फोमो में नहीं आना है। इन शॉर्ट, फोमो में नहीं आना है। मार्केट अगर, देन अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का यहाँ पे जो मीनिंग है उसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, राइट? अगर आप एक अंडर वैल्यूड कंपनी ले रहे हो और अगर उसके बाद भी वो गिरता है तो आपका एक डाउन साइड लिमिटेड होता है। वेयर एज अगर आप एक एकदम हाईली वैल्यूड एक 120 के पी की कंपनी ले लोगे तो उसमें एक पुल बैक आने से अगर मार्केट 5% नीचे जाती है तो वो 25% तक नीचे आ सकता है, राइट? तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। आया नहीं है बाद की बात है, बट रिस्क ज्यादा होता है, और रिवॉर्ड ऊपर साइड का कम है क्योंकि ऑलरेडी 120 का पी है, कितना ऊपर जाएगा पी, राइट? तो रिस्क और रिवॉर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लॉन्ग टर्म में भी जब कर रहे हो तब भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है, बट क्या ये इस वैल्यूएशन पे लेनी चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड। देन अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का यहाँ पे जो मीनिंग है उसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। देन पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। सब लोग देख रहे होंगे कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आती रहती है, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस है। देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको तभी समझ में आएगा अगर आप लॉगरिथमिक कैलकुलेशन समझोगे, और इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग क्या है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं, बट कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये दिस इज अ माइंड सेट। क्या होता है, अभी 100 रुपये लगाया, अगले साल 10% 15% से 115 हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो 115 पे एक 15% और, फिर उसके बाद 115 प्लस 15 प्लस 15% पे एक और। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, अगर 15% में अगर आपका एनुअलाइज रिटर्न है तो आप 5 साल में रुपए डबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल में डबल हो जाता है, 5 साल से कुछ कम ही लगता है। ठीक है, तो और क्या होता है, वो जो रुपए है वो नेक्स्ट 5 साल में 10 गुना हो जाता है, राइट? फिर उसके बाद वो 100 गुना हो जाता है। तो इस तरह से दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये कंपाउंडिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन रैशनल डिसीजन मेकिंग। अंधेधुन कुछ नहीं करना है। सब लोग बोल रहे हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं करना है। एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह लॉजिक के साथ, बिना किसी बायस के साथ डिसीजंस लेना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल डिसीजन मेकिंग, अंधेधुन कुछ नहीं करना है। देन फाइनली एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। देखो, मार्केट में अनसर्टेनिटीज है और मार्केट का मतलब ही अनसर्टेनिटी है बेसिकली। ठीक है, यू नेवर नो कब मार्केट गिर जाती है, यू नेवर नो कब मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है, कोई स्टॉक में कोई खबर अचानक से आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑलवेज कि मार्केट इज अनसर्टेन, और आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे वो 100% सही नहीं हो सकता है कभी भी। मतलब बिल्कुल बॉटम में खरीद के बिल्कुल टॉप में कभी नहीं बेच पाओगे। ठीक है, कई बार होगा कि आपने अभी बेचा और उसके बाद वहां से 10 टाइम्स और हो गया, आपने अभी खरीदा और वो 3 साल तक हिला ही नहीं। सो ये दीज आर अनसर्टेन थिंग्स अल्टीमेटली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कमाने के लिए किस्मत भी चाहिए। तो बोलने का यही है कि अनसर्टेन है, कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि अनसर्टेनिटी इज द फिक्स्ड थिंग इन स्टॉक मार्केट्स। ये मान लोगे तो कभी अगर ऐसा कुछ गलत डिसीजन भी होता है देन यू विल बी रिलैक्स कि ठीक है,
ये आई एम अ ह्यूमन और ये सबके साथ होता है।